बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्करी और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम की जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ चुकी है। ख़ास तौर पे जुडिशरी के हवाले से और फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी कानून साजी होने जा रही है। एक तरफ सियासी जमातों में मुशावरत जारी है और फिर कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ मामला के अंदर इख्तिलाफात भी हैं। ये 27वीं तरमीम में हो क्या रहा है, और फिर ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो आईनी अदालत बनने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के तहत, उसके लिए जगह भी तलाश कर ली गई है। वसीम मलिक से आज इस खबर का अहवाल भी पूछेंगे। वसीम, सबसे पहले ये बताएगा कि 27वीं आईनी तरमीम, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का अभी साल भी नहीं हुआ था, तो 27वीं आईनी तरमीम आई और अब ये कहा जा रहा है कि जो खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम में रह गया था उसको पूरी किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम में अब तक कौन से नुकात हैं जो सामने आए और क्या क्या मुतवक्का तौर पर इसमें कानून साजी हो सकती है? देखिए, हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ये दावा करते हैं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में उनका बड़ा असर व रसूख था और आखिर में आकर उन्होंने एक ऐसा ही 26वीं आईनी तरमीम पे वोट किया जो बुनियाद बनी अब 27वीं आईनी तरमीम की, और अब मौलाना की ज़रूरत हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं है। तो वो ये दावा करते हैं कि वो जो काला नाग जो उस मुसवदे से था वो मैंने निकलवाया था, जिसमें फ़ौजी अदालतें, जजेस ट्रांसफ़र और भी बहुत कुछ था जो कि बुनियादी बुनियादी हकूक़ से बराह रास्त मुतसादम था। आईन पाकिस्तान की जो बुनियाद है उससे बराह रास्त मुतसादम था। तो अब वो सब कुछ आ रहा है, और इस वक्त ये भी एक देखिए ना कितनी बड़ी आयरनी है। इस मुल्क में आइन का ढांचा तब्दील किया जा रहा है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातों समेत किसी के पास ये मुसवदा नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री के पास ये मुसवदा नहीं है। तो फिर ये मुसवदा कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो उसमें जो चीदा चीज़ें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र है, यानी वो जो आइन का आर्टिकल 200 है उसमें ये तब्दील कर दिया जाएगा कंसेंट की जगह, कि अब जज जो है उसकी अपनी कंसेंट पे नहीं, जबकि जैसे एक ब्यूरोक्रेसी का कोई तबादला होता है तो हुकूमत की मर्जी से हुकूमत की मर्जी से कि कोई जज आपको सर्व नहीं कर रहा तो उसको उखाड़ पिछाड़ करके और उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। निशाना बरह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक 1 दिसंबर का जब सूरज तलू होगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होंगे। मेरी इत्तलात ये भी हैं कि 2 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक, उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट और उसके बेंचेस में, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंच, और जस्टिस समन को सिंध हाई कोर्ट, और जस्टिस तारिक जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बरतरफ करके उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई, उनकी तनख्वाहें मराद तक वापस लेना और उनको गिरफ्तार करने तक का मनसूबा है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस आशम मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, और मुमकिन तौर पर जस्टिस इरफान सदात भी हैं। जस्टिस वैसे तो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान भी हैं जो मौजूदा रजीम के सामने, शाहिद वहीद साहब भी हैं जो मौजूदा रजीम के सामने सरेंडर नहीं हुए। तो इस सारे मामले में उनको भी हटाया जाना है, और उसका तरीकाकार क्या होगा ये मुझे अभी नहीं पता। मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील करके अपलेट कोर्ट रख के और एक नए हल्फ के ऊपर कहा जाए कि अब जजेस भी नया हल्फ लेंगे और इन जजेस से वो नया हल्फ ना लिया जाए। इन जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट से हटाना है। दूसरा, उसमें आइन के आर्टिकल 143 में तरमीम है, फील्ड मार्शल को एक नया अहदा क्रिएट करके कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना है, फैसला साजी में उनका अख्तियारात जो हैं वो बढ़ाने हैं। उसके साथ साथ एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेटी की बहाली है। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि पूरे मुल्क की जो पुलिस है उसको अब बरह रास्त वफाक कंट्रोल करे, और वफाक के पास ये इख्तियारात होंगे, वो सूबों में से कोई भी इलाका जो है वो वफाक की मलकियत कभी भी जाहिर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब तक सामने मतलब आई हैं। 18वीं तरमीम में जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे वो वापस उस लेने के तरह से मुतराद मुतरादिफ तो है, टेक्निकली। लेकिन उस तरह से वो पीपल्स पार्टी को स्पेस दी गई है। वरना ये जो सूबों का तहफ़्फ़ुज़ है एनएफसी अवार्ड में, जो 2 इदारे हैं जिनमें एक ग़ालिबन तालीम है और दूसरा आबादी के कंट्रोल से मुताल्लिक़ है, वो दोनों उसमें 18th अमेंडमेंट के बरह रास्त कंट्राडिक्टरी कोई चीज़ें सामने नहीं है। अच्छा। अच्छा, वसीम मलिक साहब, एक तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम अब जो है वो वैसे भी चंद दिन की मेहमान है, वो आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये खबर आई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने की बातें हो रही थी उसके लिए जगह तलाश की जा रही है, बल्कि कुछ ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि अ, लोग पहुंच भी गए, बिल्डिंग भी देख ली गई है। तो वो कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पर लोग पहुंचे, क्या खबरें चल रही है? जगह तलाश कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट शरह दस्तूर पर इसके बिल्कुल अपोजिट,
جب آپ روڈ کراس کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ہم جو شارع دستور کے اپوزٹ وفاقی شرعی عدالت ہے اس کی عمارت خالی کروائے جانے کی اطلاعات ہیں، اور کل کچھ حکومتی جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے، اور جس کے بعد جو چیف جسٹس فیڈرل شریعہ کورٹ ہے وہ بھاگے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس بھی پہنچے تھے، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ جگہ دیکھ لی گئی ہے، وہاں پر رینوویشن سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تیسرے فلور پر منتقل کرنے اور وہاں پر بھی تیاریاں جاری ہیں۔ تو وفاقی شرعی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت بن رہی ہے، پیپلز پارٹی جو مرضی ڈھکوسلے کرے، ججز کی عمر 68 سال کی جا رہی ہے، امین الدین خان کو ریٹین کیا جا رہا ہے، 9 جج ہوں گے، 7 ہوں گے، 11 ہوں گے، وہ حکومت اپنی مرضی سے اس میں ڈالے گی۔ تو یہ ایک آئین کا جو بنیادی حلیہ ہے، جو دیکھیے ہمارا آئین جو ہے نا، یہ اس کی جو فنڈامنٹل تھی، اس کی جو بنیاد تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بھی آپ ایک بڑی عمارت قائم کرتے ہیں تو جو آپ نے دستور کی جو عمارت قائم کی تھی نا، اس کی ایک بنیاد تھی، وہ جو اینٹ تھی اس کا نام تھا ٹرائکاٹمی آف پاور، یعنی اختیارات کی تقسیم۔ اب آپ نے 26ویں ترمیم میں پہلے اور اب 27ویں ترمیم میں آپ اس کی بنیاد توڑ چکے ہیں، تو اب آئین تو ٹیکنیکلی ختم ہو گیا۔ ٹرائکاٹمی آف پاور جب نہیں رہے گا تو آپ کے ملک کا آئین بھی نہیں رہے گا۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، قصہ مختصر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ملک میں مارشل لاء ہوتا تھا آفیشلی، اب اس ملک میں ایک آئینی مارشل لاء ہے، اور آئینی مارشل لاء اس غیر آئینی مارشل لاء سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے۔ تب تک ڈکٹیٹر کو ڈر ہوتا تھا کہ اس نے آئین کو روندا ہے، تب تو اس کے اوپر الزامات تھے کہ وہ آمر ہے، اس نے آئین کو روند کر، آئین کو پس پس ڈال کر، آمریت نافذ کر کے فرد واحد کی طرح بادشاہت کی طرح نظام چلا رہا ہے۔ اب ایک فرد واحد بادشاہت کی طرح نظام چلائے گا تو ہمارے منہ پہ دے کے مارے گا کہ یہ آئینی ہے، اس ملک کی پارلیمان نے مجھے یہ اختیار دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا وسیم ملک صاحب، یقیناً یہ جو 27ویں آئینی ترمیم میں سیاسی جماعتوں میں اس وقت رابطے جاری ہیں، کابینہ کا اجلاس بھی ہونا تھا، وہ بھی ملتوی کر دیا گیا، بہت ساری کنٹروورسیز بھی چل رہی ہیں، بہت ساری مشاورتیں چل رہی ہیں، جس طرح آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا اس معاملے کے اوپر متفق ہیں اس وقت؟ فرق ہی نہیں پڑتا کون سی دونوں جماعتوں نے، یہ ڈھکوسلے ہیں ابرار استوری صاحب، یہ قومی بددیانتی ہے، یہ ایک انتہائی شرمناک حرکت ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جھوٹ بولنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، وہ جی ہماری CEC کا اجلاس ہے، ہم وہاں فیصلہ کریں گے، وہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اجلاس میں فیصلہ کرے گی، کیبنٹ منظوری دے گی، پارلیمان اس کی منظوری دے گا۔ ان دونوں جماعتوں کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ ان کو مسودہ دکھایا جائے۔ مطلب ابھی تک ان کے پاس ڈرافٹ بھی سر جو ووٹ کر رہا ہوگا نا، اس نے مسودہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اس کا اصل کام لیجسلیشن تھا، وہ آئین ساز تھا، وہ قانون ساز تھا، وہ دستوری اسمبلی کا رکن ہے، جیسا تیسا ہو، دھاندلی زدہ ہو، لیکن وہ اللہ کے بابرکت ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ کتنی بڑی بددیانتی کریں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس آئینی ترمیم سے، چاہے وہ 26ویں ہو یا 27ویں، اس کے آئیڈیا سے لے کر، اس کی ڈرافٹنگ سے لے کر، اس کی نوک پلک سے لے کر، بندے پورے کرنے سے لے کر، اجلاس بلانے سے لے کر، یہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ حکومت کے پاس اتنا اختیار ہے کہ مسودہ ملے گا، اعظم تارڑ صاحب جو ہیں وہ دونوں ایوانوں میں جا کر اس کو پڑھیں گے، اسپیکر ووٹنگ کرائے گا، ووٹ کتنے ہوں گے یہ بھی ان کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی کہیں اور سے طے ہوتا ہے۔ اچھا وسیم بھائی، یہاں پر تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور کچھ خبریں گزشتہ روز سے یہ بھی گردش کریں، بلکہ بہت سارے دوستوں کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ولاگز کے اوپر بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ تو پاس ہو چکی ہے، یہ تو بس ایک صرف جو ہے دکھاوا ہے، واقعی صحیح درست ہے۔ دیکھیے اس ملک میں آئینی ترمیم تب ہوتی ہے جب کوئی ایک شخص بیٹھ کے سوچ لیتا ہے کہ ایسا کرنا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، بس یہ دکھاوا ہے۔ میں آپ کو یہی جو ہم رونا رو رہے ہیں نا، آپ آئین میں ترمیم کریں۔ آئین جو ہے نا یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے، یہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک بانڈ ہے، ایک رشتہ ہے، اور یہ کسی ایک سیگمنٹ کے لیے نہیں، ہر طبقہ فکر کے لیے، ہر شعبہ فکر کے لیے، اس ملک کی 26 کروڑ 28 کروڑ جو عوام ہے ان سب کے لیے ہے۔
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वसीम भाई यकीनन आखिरी सवाल है, शायद वीडियो का टाइम भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में इस वक़्त मौजूद हैं या अपोज़िशन में हैं, हर पार्टी का अपना-अपना मौक़िफ़ रहा है और आज भी वही मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी नून लीग यकीनन इस वक़्त जो है एमक्यूएम है वो उनके तहत, ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं, ये सर की बुनियाद पर। एक जमात जो इस वक़्त पाकिस्तान की अवाम की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उनके कायद इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर कोई एहतजाज करने जा रही है, इसकी मुखालफत करने जा रही है, क्या प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, क्योंकि आप बहुत करीब हैं? देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हम जाते हैं, खबर लेने की कोशिश करते हैं। इमरान खान का बराह रास्त 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बयान सामने नहीं आया। आल्दो के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ट्वीट कर चुके थे, मुल्क में एक बहस का आगाज़ हो चुका था, उसके बाद उनकी बहन से उनकी मुलाकात हुई। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी बहन ने उन्हें नहीं बताया या इमरान खान को पता है और ये गैर ज़रूरी मशक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 27वीं तरमीम का बराह रास्त कोई नुकसान पीटीआई को नहीं है। इन अ लॉन्गर रन अवाम पाकिस्तान को है, आईन पाकिस्तान को है। इन अ लॉन्गर रन इन सियासी जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम को तो इसका नुकसान हो सकता है। मौजूदा वक्त में इमरान खान को कोई नुकसान नहीं। बहरहाल उनका अब कोई क्लियर मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन उनके जो दीगर रहनुमा हैं वो अपोज़ करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने भी उस पे स्टेटमेंट दी है। लेकिन किस्सा मुख्तसर मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर कोई सड़कों पर आने का प्लान नहीं कर रही। या इमरान खान ने ये सारा मैंडेट महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। उनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनके पास बाय बुक कोई इसको रोकने के खिलाफ मंसूबा नहीं है और वो ये समझते हैं कि ये मंज़ूर हो जाएगी। यकीनन वसीम मलिक साहब की बात से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन या फिर महमूद खान अचकज़ई हो या फिर आपको पता है कि दीगर जो रहनुमा हों, उनके अगर मौक़िफ़ की बात की जाए तो यकीनन ये बात हकीकत है कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम भी पास हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एहतजाज करना या फिर कोई इसके हवाले से मज़ामत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खामोश है। देखना है कि अब ये 27वीं आईनी तरमीम कब पेश की जाती है और इसमें क्या-क्या निकलता है, इसका ड्राफ्ट भी सामने आएगा, तो उस हवाले से भी अपडेट आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।